आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। नाउ जो पिछला हमारा लेक्चर था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, फ्रॉम द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी नो कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स है टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है और वो किसी वेक्टर के ऊपर एक्ट करता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके वेक्टर को चेंज कर लेता है टू टू सम न्यू वेक्टर। लेट्स से वी वेक्टर के ऊपर एक्ट करता है तो आपका वेक्टर डब्ल्यू बन जाता है। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। और या दिस इज जस्ट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिसके अंदर ये एक मैट्रिक्स है, एक ये एक वेक्टर है जिसके साथ आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है, और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर है, नया वेक्टर है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वी, कि ये वी और ये डब्ल्यू जो है दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी देखी हुई है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब कोई मैट्रिक्स किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको इन रिटर्न यूजुअली एक नया वेक्टर मिलता है। बट हर एक मैट्रिक्स के लिए या हर एक ऑपरेटर के लिए इस तरह के वेक्टर्स होते हैं कि आपके पास इस तरह का इक्वेशन उसके लिए आता है। सो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इस तरह से होता है कि यू हैव एन ऑपरेटर टी, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करूँगा, कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी वेक्टर के ऊपर एक्ट करता है तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलता है ऐसे। दिस इज अ वेक्टर, दिस इज द सेम वेक्टर वी, और ये जो प्रॉब्लम है दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में और इस वाले में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये ऑपरेटर एक्ट कर रहा है वेक्टर के ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर ये ऑपरेटर एक्ट कर रहा है, और इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपको एक नया वेक्टर डब्ल्यू मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये ऑपरेटर या ये मैट्रिक्स जब इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको यही वेक्टर फिर से मिल रहा है विद सम स्केलर मल्टीपल। ये जो लैम्डा है, लैम्डा इज अ स्केलर, दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज अ स्केलर। और ये स्केल आपके पास रियल भी हो सकता है और ये आपके पास इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब इस इक्वेशन को कहा जाता है आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसके अंदर दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर आपके पास मैट्रिक्स भी हो सकता है स्पेशल केस में, और ये कोई डिफरेंशियल या इंटीग्रल ऑपरेटर भी हो सकता है। ये आपके पास, इसको कहा जाता है वेव फंक्शन। आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर, और इस चीज को कहा जाता है लैम्डा को आइगन आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक स्पेशल किस्म का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कि ये ऑपरेटर जब एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर के ऊपर एक्ट करता है, इन स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर को कहा जाता है आइगन वेक्टर या आइगन स्टेट। जब ये इनके ऊपर मल्टीप्लाई होता है या इनके ऊपर एक्ट करता है तो आपको फिर से यही वेक्टर मिलता है विद सम स्केलर मल्टीपल। और ये स्केलर मल्टीपल या तो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वन से बड़ा होगा, वन से छोटा होगा। अब ज्योमेट्रिकली इस इक्वेशन का क्या मतलब है? So geometrical meaning of the eigenvalue problem. ज्योमेट्रिकली आपके पास ये हो रहा है कि सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स है, मैं 2 डायमेंशन में एग्जांपल लेता हूँ ए बी सी डी, और इसको आपने इनपुट में एक 2 डायमेंशनल वेक्टर दे दिया, और आपको आउटपुट में ये चीज मिल रहा है लैम्डा टाइम एक्स वाई। अब दिस इज ऑपरेटर, ये क्या है? आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर। ये क्या है? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। यहां पर क्या हो रहा है, एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक स्टेट के साथ या एक 2 डायमेंशनल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और रिटर्न में आपको वही वेक्टर फिर से मिल रहा है विद सम स्केलर मल्टीपल। तो ज्योमेट्रिकली इस तरह का प्रोसेस हो रहा है। लेट मी ड्रा द एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये मेरा वेक्टर है आर, जो कि
एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है, और इसके साथ मैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूँ, ए बी सी डी जो इसके कंपोनेंट है, सूटेबल वैल्यूज होंगी ये ए बी सी डी की। अब जब मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे इन रिटर्न यही वेक्टर मिलता है, बट सम स्केलर मल्टीपल में मिलता है। तो ये वेक्टर या तो मुझे, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी है, इफ लेट्स से लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, तो फिर मुझे जो नया वेक्टर मिलेगा वो इस तरह से होगा, ऐसे होगा इसी डायरेक्शन में, या मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस है, लेस देन 1 है, इफ लैम्डा इज लेस देन 1 नेगेटिव वैल्यू है, तो देन मेरा वेक्टर इसी लाइन पे रह के इस तरफ आएगा, डायरेक्शन चेंज होगा, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो ओरिजिनल वेक्टर मेरा ये था, ये मेरा ओरिजिनल आर वेक्टर है, ये वाला, ये ब्लैक लाइन जो है, दिस इज आर वेक्टर। लेकिन जब मैं इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वजह से यही वेक्टर या तो स्केल अप हो जाता है या स्केल डाउन हो जाता है। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 तो आपका जो वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफ लैम्डा इज नेगेटिव, दिस इज, मैं लेस देन 0 लिख लेता हूं, अगर ये नेगेटिव नंबर है, तो अगर ये नेगेटिव नंबर है तो आपका वेक्टर क्या होगा, स्केल डाउन हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बल्कि लेस देन 1, लेस देन 1 लिख ले कि उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आपके पास इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इन 2 डायमेंशन के, जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के ऊपर, और उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आपको वही वेक्टर फिर से मिलता है अलॉन्ग विद सम स्केलर मल्टीपल, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कहा जाता है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हर एक मैट्रिक्स के लिए लेट्स सपोज मेरे पास एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है टी, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास उसके कुछ आइगन वैल्यूज होती है और उसके कुछ आइगन वेक्टर्स होते हैं। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन उन वेक्टर्स के ऊपर एक्ट करता है तो आपको ये रिजल्ट इस तरह से वो एक्ट करता है उन स्पेशल वेक्टर्स के ऊपर। लेकिन ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी जनरल वेक्टर के ऊपर एक्ट करता है इस वेक्टर के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये वेक्टर फिर से मिले, आपको एक चेंज वेक्टर मिल सकता है जो कि W होगा। लेकिन स्पेशल वेक्टर्स, जब ये स्पेशल वेक्टर्स हों, ये वाले, ये आइगन वेक्टर्स अगर हों, तो जब आइगन वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेटर एक्ट करता है तो आपको वही वेक्टर मिलता है विद सम स्केलर मल्टीपल। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कहा जाता है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। और हमारा गोल इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, गोल हमारा यूजुअली ये होता है कि ये हमें पता होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें होता है नोन, और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमें हमें फाइंड करना होते हैं कि किसी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। और ये डिस्कशन कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है, क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर आपके पास इन क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है TISE, वो इस शेप में है, H psi is equal to E psi। अब यहां पर क्या है, H is हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, psi क्या है, वेव फंक्शन। आइगन स्टेट आइगन स्टेट। या वेव फंक्शन। लेकिन आइगन स्टेट जनरल टर्मिनोलॉजी है, वेव फंक्शन इज अ ब्रॉड इज अ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है, ये आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आप जब इसको किसी स्टेट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको वही स्टेट वेक्टर मिलता है अलॉन्ग विद सम स्केलर नंबर। तो ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है जो कि एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, आपने जब मैस अटैच विद स्प्रिंग पढ़ा था,
mass attached to the spring का differential equation क्या होता है? d square by dx square dt 1 over v square नहीं Look at this equation. ये आपके mass attached with the spring का equation है, undamped and undriven. ठीक है, इसके अंदर कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है. दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखता हूँ. लुक इट, थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट कलर्स में लिख लूँ so that you can get the idea clearly. Now look at this one. This is x and this is x, and note this equation now. या अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, where what is this L? This is the operator. This is differential operator. Now look at this equation. इस इक्वेशन के अंदर क्या है आसिम? एक ऑपरेटर है जो कंस्ट्रेंट पर अप्लाई हुआ है This is acting on this vector या state या function, or what are you getting? Eigenvalue This is the eigenvalue minus omega square. and this is the same state again. और इसका इस x की वैल्यू क्या होती है? आपने ऑलरेडी ये इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है, ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. तो x इस x ऑफ t है एक्चुअली. इस x ऑफ t की वैल्यू क्या होती है? a into sin Cos k a cos omega t, Cos omega t. और x ऑफ t की ये वैल्यू भी हो सकती है. a ये दोनों sin इसके सोल्यूशन है. Sin omega ठीक t. है, Yes sir. तो ये आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं. इनको आप आइगन फंक्शंस भी कह सकते हैं, और ये दो आइगन फंक्शंस हैं. ठीक है, तो ये आपके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के आइगन फंक्शंस हैं दोनों, और ये दोनों आपस में क्या है? इफ यू रिकॉल फ्रॉम और अर्लियर डिस्कशन, ये दोनों जो हैं, अगर मैं इसको 1 कह लूँ और इसको 2 कह लूँ, both are x1 and x2 are linearly independent. Exactly, linearly independent. तो अब ये linearly independent है, so what can they do? They general It will solution not क्या lie होगा? on the same line. General solution क्या होगा? x of t क्या होगा? c1 x1 c2 x2. This is the most general solution, जो कि एक linear combination है. ठीक है, ये डिस्कशन मैंने ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर्स के अंदर किया हुआ था, बट जस्ट अब आप इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको आ सकती है एट दिस स्टेज. तो अब आप इस इक्वेशन को देख ले, ये आपका जनरल सोल्यूशन है. इस जनरल सोल्यूशन में C1 और C2 क्या है? फॉर दिस प्रॉब्लम C1 एंड C2 आर रियल नंबर्स. अब ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, स्क्वायर रूट, whatever, रैशनल, इरैशनल, ये कुछ भी हो सकते हैं ये नंबर्स. तो अब ये आपका जनरल सोल्यूशन है. तो इस इक्वेशन का जो है, दिस इज एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. ये इस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के ये दो सॉल्यूशंस हैं, और ये दोनों सॉल्यूशंस क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लेट मी इसको कोई दूसरा कांस्टेंट बना ले, ये डिफरेंट होते हैं ये. तो ये दोनों जो सॉल्यूशंस है, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये आपके जो आपका जनरल सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में होगा, C1 x1 प्लस C2 x2. अब इसके अंदर बेसिस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ें बेसिस हो सकती है. इसके बेसिस क्या होगी? दिस इज अ 2 डायमेंशनल सोल्यूशन स्पेस. ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये आपका 2 डायमेंशनल सोल्यूशन स्पेस है. इनफैक्ट दिस इज अ फंक्शन स्पेस. ये आपको एक फंक्शन स्पेस दे रहा है इस प्रॉब्लम का, और इसके अंदर बेसिस कौन से हैं? कैन यू स्पॉट आउट द बेसिस? x1 x2. Yes, x1 and x2. ये फंक्शन और ये फंक्शन जो यहाँ पर है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2. तो ये इस प्रॉब्लम के लिए बेसिस हैं.
तो ये वाला जो प्रॉब्लम है जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, दिस इज इनफैक्ट एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, लेकिन उस वक्त शायद आपने इसको इस पर्सपेक्टिव से देखा नहीं था, आइगन वैल्यू अप्रोच से आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा नहीं था। अब हमने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस अप्रोच से देख लिया। इनफैक्ट हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी every linear differential equation can be written as L time f of x is equal to lambda time f of x। तो ये एक हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। अब यहां पर L क्या है? L इज एन ऑपरेटर, और यहां पर ये होगा किस तरह का ऑपरेटर होगा? डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कोई रियल वैल्यू फंक्शन होगा, कोई रियल फंक्शन होगा, या इनफैक्ट एक्स इज अ रियल वेरिएबल फंक्शन, आपका विद आयोटा भी आ सकता है, इमेजिनरी भी उस पर आ सकते हैं, बट एक्स विल बी अ रियल नंबर। और फिर आपका जो लैम्डा है, दिस इज द आइगन वैल्यू, और यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है, दिस इज आइगन स्टेट और आइगन वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन ले लूँ, लेट्स सपोज अगर एल में ऐसे ले लूँ डी बाई डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स में इसके लिए ले लूँ ई टू द के एक्स, सही है। तो जरा इसको अप्लाई करके देख ले, इस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करके देख ले कि क्या ये एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं। सो दिस इज इक्वल टू k e to power x kx into d by e to dx power kx e to the kx। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर ले, k e to power x k e to power x e e to to power the kx, kx, और इस साइड पे क्या है? दिस इज l एक्टिंग ऑन e टू द kx, और l क्या है? l इज एक्चुअली d by dx। तब आप इसको जरा इस आइगन वैल्यू पर्सपेक्टिव से देख ले, ये ऑपरेटर है, ये इस फंक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा है, और आपको फिर से यही फंक्शन मिल रहा है विद सम मल्टीपल ऑफ सम स्केलर मल्टीपल, यस सर। ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे कंपेयर कर ले इस तरह से, तो यहाँ पर दिस k इज द आइगन वैल्यू, दिस इज द आइगन फंक्शन, बल्कि इसको मैं लिख लूँ d बाय dx। तो ये आपका ऑपरेटर है, ये वाला, दिस इज द ऑपरेटर, ये आइगन फंक्शन है और ये आइगन वैल्यू है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो आइगन वैल्यू अप्रोच है, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मैट्रिसेस, ये सिर्फ मैट्रिसेस के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी जनरलाइज हो सकता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इस पर्सपेक्टिव से देखना और इस पर्सपेक्टिव से उसको सॉल्व करना, ये आपको एक बहुत ब्रॉडर व्यू देता है। जब आप इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं, जब आप उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को कनेक्ट करते हैं अपने आइगन वैल्यू अप्रोच के साथ या लीनियर अलजेब्रा के साथ, तो आपके पास एक बहुत बड़ा पिक्चर बन जाता है आपके प्रॉब्लम का। तो आप मुझे आइडिया आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर। अब हमने यहाँ पर लिख लिया कि एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब एवरी के अंदर आपका श्रोडिंगर इक्वेशन भी आ जाता है, एवरी के अंदर आपका न्यूटन लॉज भी आ जाते हैं। हर एक इक्वेशन जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको इनफैक्ट आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, इस ऑपरेटर या आइगन वैल्यू फॉर्म में। लेकिन कुछ जो मैंने सिंपल यहाँ पर जो प्रॉब्लम ले लिया, ये वाला प्रॉब्लम सिंपली डायरेक्ट मैंने आइगन वैल्यू फॉर्म में इसको लिख लिया। इस वाले को देख लें, ये बहुत सिंपली मैंने इसको इस तरह से कर लिया। कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि उनको आप डायरेक्ट इस तरह से इजीली नहीं देख सकते कि ये आपका आइगन वैल्यू फॉर्म है या नहीं है। अब आवाज ठीक आ रही है ताहिर? एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक उसको सिग्नल का मसला, यहाँ में तो ठीक आ रहा है। सही है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी
Is there still any तो problem? जी ये एल जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा या वेवर ऑपरेटर भी हो सकता है एल सर? देखें इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा. फॉर एग्जांपल जनरल 2D प्रॉब्लम, जनरल लेट्स सपोज जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर किस तरह से होगा? जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर d किस तरह से? square by dt. Look at d2 y by dx square with some a plus b dy by dx plus c y. Now this thing can be, let's suppose अगर ये इस तरह का सिचुएशन आपको देता है lambda y, तो अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई करके लिख ले आइगन वैल्यू फॉर्म में. अगर आप इसको लिख ले तो इसमें क्या होगा? अगर मैं इस तरह से इसको लिख लूं कि a प्लस b दिस इज dy by dx प्लस c, और इसमें से अगर मैं y को कॉमन कर लूं, दिस इज लैम्डा y. नाउ अब आपको क्या यहां से ऑपरेटर आपको क्या लग रहा है कि ऑपरेटर क्या होगा इसके लिए? a into d square by dx square ये जो मैंने plus b into d by dx. ये चीज जो है दिस इज योर ये ऑपरेटर. x पर स्क्वायर है सर नीचे. यस गुड. इसके ऊपर यहाँ पर 2 है, दिस इज d2 by d स्क्वायर. तो ये चीज आपके पास क्या है? दिस इज ऑपरेटर, जनरल सेकंड ऑर्डर ऑपरेटर. अब ये मैंने डिलिबरेटली आइगन वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पर लिख लिया. इस प्रॉब्लम को मैंने डिलिबरेटली आइगन वैल्यू फॉर्म में ही लिखा है. आपको जरूरी नहीं है कि ये हर एक टाइम इस तरह से ऑब्वियसली आइगन वैल्यू फॉर्म में लिखा जा सकता हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से होते हैं कि हाँ ये तो इसका ऑपरेटर फॉर्म हो गया, तो ये आइडिया यहाँ से कंप्लीट है कि ये आइगन वैल्यू है, ये आइगन फंक्शन है, सिमिलरली ये आइगन फंक्शन और ये ऑपरेटर है. जनरल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इस तरह से होता है. जनरल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसके अंदर यूजुअली एक ऑपरेटर होता है. जनरल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स के अंदर एक ऑपरेटर होता है जो कि फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है और आपको आइगन वैल्यू मिलती है फिर वही फंक्शन मिलता है इस तरह से. अब ये थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा, बट इट इज एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, और ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है. इसके अंदर ये ऑपरेटर है, ये आपका क्या है? आइगन फंक्शन है. ये चीज जो है दिस इज आइगन वैल्यू, और ये फिर से वही. और अब ये इसके अंदर एक नया कंफ्यूजिंग टर्म है, दिस इज कॉल्ड वेट या वेट फंक्शन. तो कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट इस तरह से आइगन वैल्यू फॉर्म में होते हैं कि उसके ऊपर ऑपरेटर एक्ट करता है और डायरेक्ट आपको आइगन वैल्यू मिलती है और वही ऑपरेटर मिलता है, वही स्टेट मिलता है या वही आइगन फंक्शन मिलता है. लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो बहुत मोस्ट जनरल फॉर्म में होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ऑपरेटर जब फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है तो आपको ओरिजिनल फंक्शन भी मिलता है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन के साथ एक दूसरा फंक्शन भी मल्टीप्लाई हुआ मिलता है. इस दूसरे फंक्शन को रो ऑफ एक्स या इसको डब्ल्यू ऑफ एक्स, कुछ बुक्स इसको डब्ल्यू ऑफ एक्स लिखते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू रीड दिस इन आफ्कन, सो ही मे बी यूजिंग दिस डब्ल्यू. तो वो बट दिस इज कॉल्ड द वेट फंक्शन. अब ये जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है दिस इज वेटेड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. ये जनरल सिंपल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है कि ऑपरेटर स्टेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, आइगन वैल्यू आपको दे रहा है और वही फंक्शन फिर से मिल रहा है. लेकिन यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है, आपको अपना फंक्शन तो मिल रहा है लेकिन साथ में एक वेट भी मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, तो आप अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम पढ़ लोगे, है तो बहुत सारे एग्जांपल्स, बट जब आप हार्मोनिक ऑसिलेटर करोगे, यस सर, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आप श्रोडिंगर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, एक उसका अप्रोच है अलजेब्रिक अप्रोच जिसके अंदर आप कम्यूटेटर अलजेब्रा यूज करते हैं, दूसरा या लैडर ऑपरेटर्स यूज करते हैं. दूसरा अप्रोच ये है कि आप जब एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं
तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो होगा हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन। और हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली ये आपका ये आइगन वैल्यू फॉर्म लेगा आपसे। उसके अंदर हर्मीट डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, फिर हर्मीट पॉलिनोमियल होंगे ये जो फंक्शंस हैं, और साथ में एक वेट फंक्शन हर एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है। और ये वेट फंक्शन यूजुअली एक गाउसियन टाइप फंक्शन है। सो यू विल डू दिस प्रॉब्लम, बट कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होते हैं, आइगन वैल्यू फॉर्म में आसानी से आ जाते हैं ऐसे, और कुछ जनरल फॉर्म में जो होते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑपरेटर, फिर आइगन फंक्शन, फिर आइगन वैल्यू, और साथ में एक वेटेड फंक्शन भी होता है। अब ये वेट फंक्शन जो होता है ये सब फंक्शंस के लिए सेम होता है। ये जो वेट फंक्शन है ये सब फंक्शंस के लिए सेम होता है हर एक प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो प्रॉब्लम होगा उसके हर एक आइगन फंक्शन के साथ ये वेट रहेगा। ये इस तरह नहीं है कि हर एक फंक्शन का अलग अलग वेट होगा, सारे वेव फंक्शंस का या सारे आइगन फंक्शंस का एक ही वेट होगा। ठीक है, सो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इस आइडिया को? यस सर। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसका कनेक्शन बना लिया विद डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आइगन वैल्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि मैट्रिसेस, जिस तरह हमने स्टार्ट में यहाँ से लिया हुआ है ना कि ज्योमेट्रिकली आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको वही मैट्रिक्स अलॉन्ग विद स्केलर मल्टीपल मिलता है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ मैट्रिसेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तक भी जा सकता है। ये इसका और भी फर्दर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जो भी प्रॉब्लम जिसके अंदर इस तरह का इक्वेशन लिखा जा सके, जिसके अंदर ऑपरेटर किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करे, या ऑपरेटर अगर किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करे और आपको फिर से वही स्टेट दे और साथ में कोई स्केलर मल्टीपल दे दे, तो इस तरह का प्रॉब्लम जहां पर भी आपको मिले तो वो आपका आइगन वैल्यू प्रॉब्लम होगा। अब इस लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में हम खुद को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं मैट्रिसेस के साथ। ठीक है, कि मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड किया जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा और हमें पूछा जाएगा कि इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर ले। सो अब ये प्रोसीजर हमने सीखना है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मैट्रिसेस के लिए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्रॉब्लम है ये वाला, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने हैमिल्टोनियन को हम क्या कर लेते हैं, इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम हैमिल्टोनियन को लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, या हमें हैमिल्टोनियन ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ होता है। लेकिन अगर हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स फॉर्म में ना भी दिया हो तो हम हैमिल्टोनियन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको याद होगा हमने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा लेक्चर था कि हैमिल्टोनियन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स एलिमेंट से। आर यू पीपल विद मी? यस सर। इससे आप अपने मैट्रिक्स के मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड अपने हैमिल्टोनियन के मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड करते हैं, और इससे आपका जो हैमिल्टोनियन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में चला जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसी कोर्स के अंदर कि हैमिल्टोनियन को या किसी भी ऑपरेटर को जब आपको ये इक्वेशन पता हो, ये वाला, अगर ये फॉर्म आपको गिवन हो कि आपका हैमिल्टोनियन आपके स्टेट के साथ किस तरह से एक्ट करता है, और इसके ऊपर अब मैंने आपको 2 होमवर्क प्रॉब्लम भी दिए थे, तो अगर वो आपने किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि हैमिल्टोनियन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लेके जाते हैं। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म हमें क्या होगा, हमें नोन होगा, और रिक्वायर्ड हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड यही होगा कि इस मैट्रिक्स के जो हमने हैमिल्टोनियन से मैट्रिक्स बना लिया है, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकालो और इसके आइगन फंक्शंस निकालो। एंड दैट्स एक्चुअली द जनरल अप्रोच इन क्वांटम मैकेनिक्स, कि आपको जो हैमिल्टोनियन है उसका मैट्रिक्स फॉर्म आप लिख ले और फिर उसके आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस फाइंड कर ले। तो अगर उसके जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो आपको एनर्जी देते हैं, तो आपको सिस्टम की एनर्जी मिल जाती है आइगन वैल्यू से। और जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो आपको स्टेट देते हैं, आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन देते हैं, और उन्हीं आइगन फंक्शन से आप डिफरेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर will be concerned with finding the eigenvalues and eigenvectors of matrices. ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है जनरली कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, जनरली उसका जो डिस्कशन है उससे कैलकुलेशन हमने अभी सीखी नहीं है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस का। तो अगर इसके अंदर आपका कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क।
सर पेज नंबर 3 पे एक पॉइंट है, उसमें कंफ्यूजन है। जी जी पेज नंबर 3। जी, प्लीज आस्क। सर पेज नंबर 3 को आप जरा ओपन कर लीजिए सर। इसमें जो एफ ऑफ एक्स आपने लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइगन वेक्टर, आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर, जी। तो सर ये इसमें कंफ्यूजन थी कि हम तो जब क्वांटम में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो एक फंक्शन लेते हैं आइगन फंक्शन, जी, उस पर एक ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू देता है, वही फंक्शन देते हैं। तो आइगन वेक्टर और आइगन फंक्शन में क्या फर्क है फिर? ये आइगन वेक्टर इंटरचेंजेबली, क्यों ये हाँ, लिए? ये इंटरचेंजेबली यूज होती है। ये टर्मिनोलॉजी जो है, आइगन आइगन वेक्टर्स और आइगन फंक्शन की जो टर्मिनोलॉजी है, ये इंटरचेंजेबली जी यूज सर। होती है। तो इसमें ओके कोई सर। वो नहीं है। जो आइगन वेक्टर का जो आइडिया है, आइगन वेक्टर जी इज द सर। टर्मिनोलॉजी फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। ओके सर। ठीक है, लीनियर वेक्टर यस स्पेसेस सर। में इसको आइगन वेक्टर्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक इस तरह की चीज यूज होती है, आइगन आइगन स्टेट। फंक्शन। आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन, ये दोनों आइगन चीजें यूज फंक्शन, जी होती सर। हैं। तो ये यस। एक ही बात है। ठीक है, आइगन स्टेट आप कह लें या आप आइगन फंक्शन कह लें, एक ही बात है। हाँ, आप मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है इस तरह का जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हो? सर ये आइगन फंक्शन की तो समझ आती है ना, मतलब एक फंक्शन है साई, जी, तो आइगन वेक्टर किस तरह होगी उसकी एग्जांपल अगर देखें, ये जरा। आप नाम में कंफ्यूज ना हो। जिस चीज को आप आइगन फंक्शन कह रहे हैं, वही आइगन वेक्टर भी है। यस सर। ओके ये सर। ये कोई इस चीज में आप खुद को कंफ्यूज ना करें। दीज आर द टर्म्स यूज्ड इंटरचेंजेबली। क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसको आइगन वेक्टर कह लें, आइगन स्टेट कह लें, आइगन फंक्शन कह लें। हाँ, जब आप सिंपली ये सर मैट्रिसेस की सर ये तरफ आ आइगन जाते हैं, फंक्शन। मैट्रिसेस में जब आप आ जाते हैं, तो मैट्रिसेस में यूजुअली हम इसको आइगन वेक्टर ही कहते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस या लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स होता है, उसमें इस चीज़ को स्पेसिफिकली, ये जो कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम्स को स्पेसिफिकली यस सर। वेक्टर्स ही कहा जाता है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स आप इनको आइगन स्टेट भी कह सकते हैं, आप इनको आइगन फंक्शंस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओके इस केस में आप देख लेना, ये वाले जो है, अगेन इन दिस थर्ड पेज, ये इधर लुक एट दिस, ये क्या है? e टू द के एक्स। तो ये एक फंक्शन है, यस सर। सही है, और ये के एक कांस्टेंट नंबर है। ये कोई भी स्केलर मल्टीपल हो सकता है। अब इस केस में हम इसको यूजुअली आइगन फंक्शन ही कहते हैं, जब इस तरह का फॉर्म हो, जब कंटिन्यूस फंक्शंस हो। समझ रहे हैं बात? तो जब जी कंटिन्यूस सर। फंक्शंस हो तो ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, आइगन फंक्शन वाला। और जब आपके पास इस तरह के डिस्क्रीट फंक्शंस हो, ये वाले जो हैं, ये अगर इस तरह के डिस्क्रीट वेक्टर्स हो, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2 3 वेक्टर होगा, तो इसको हम यूजुअली फिर फंक्शन नहीं कहते, इस वाले को। दिस इज यस सर। सिंपली, आइगन वेक्टर्स। इसको आइगन आइगन वेक्टर वेक्टर्स। ही कहते हैं। बट अगर आप आइगन वेक्टर कह ले, आइगन फंक्शन कह ले, ये एक जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है। आपको आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, और मैं व्हाट व्हाट आई एम डूइंग, और या मेरा मतलब क्या है। हाँ, मुझे लास्ट ओके इस सर। डिस्कशन को मैं क्लोज करता हूँ, बट कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन आइगन वैल्यू इक्वेशन फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स? सर हमने आइगन फंक्शन मैकेनिक्स पढ़ते रहे, अब हमारे पास एक वेव जा रही है विद फ्री पार्टिकल। चले सर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू आयोटा ई की पावर आयोटा के एक्स। हम गुड। इसको वेव फंक्शन भी कह सकते हैं और वेक्टर आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं, बिकॉज हमने ये आइगन स्टेट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की हाँ, डायरेक्शन। आप हाँ आइगन यस स्टेट सर, इसको कह सकते हैं। हमने लिया है। हाँ, देखें, यस सर, हमने आपके डायरेक्शन आपके का जिक्र भी किया है पॉजिटिव। आपके चले, लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन विद दिस लास्ट एग्जांपल। ये मैं फिर से कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास आइगन वैल्यू फॉर्म ले सकते हैं, उसका एक लास्ट एग्जांपल। अगर आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर हो और वो किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करे, तो आपको मोमेंटम आइगन वैल्यू मिलती है। तो यस सर। स्पेसिफिकली आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर इस तरह से होता है, माइनस आई एच कट डी और डी डी एक्स। बाई डी एक्स। और डी आइगन बाई फंक्शन डी क्या होता एक्स। है? ई आइगन टू फंक्शन आई आइगन के फंक्शन एक्स, सर ई टू पावर आयोटा के आई एक्स। के ई की एक्स। पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, और आइगन वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? आयोटा एच के कट एच के के ई टू पावर आयोटा के एक्स। के एक्स। ये आपका
क्वांटम मैकेनिक्स से हमने एक प्रॉब्लम ले लिया, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपका आइगन फंक्शन है या आइगन स्टेट है, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम आइगन स्टेट। ये वाला, ये मोमेंटम आइगन वैल्यू है, p इज इक्वल टू h कट के, और ये आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो आपका डिब्रॉय हाइपोथेसिस है। और ये आपका इस केस में दिस इज मोमेंटम ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मोमेंटम आइगन वैल्यू का जो आपने लिख लिया है ना, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, इधर यहाँ पर अगर आप इस चीज को लिख ले तो दिस हैमिल्टोनियन इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका फॉर्म आपको सर ऑलरेडी पता है हैमिल्टोनियन का। तो दिस इज अ यस सेकंड सर, ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। और फिर उसकी उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, ये एनर्जी आपको मिलते हैं। हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू से आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन मोमेंटम की आइगन वैल्यूज आपको मोमेंटम देता है। मोमेंटम आइगन स्टेट जो होते हैं, तो वो मोमेंटम की वैल्यू आपको मिलती है। तो ये मैंने डिस्कशन ज़्यादातर इस पार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर मैंने ज़्यादातर डिस्कशन कर लिया आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। लेकिन हमारा जो कंसर्न है लीनियर वेक्टर स्पेसेस के अंदर, वो कंसर्न ज़्यादा है मैट्रिसेस के साथ और आइगन वेक्टर्स के साथ, ठीक है। तो अब इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके